कोई स्पोर्ट्स नई बात नहीं है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, कितना टाइप के स्पोर्ट्स पाए जाते हैं? फिर कॉपी पलटनी पड़ेगी। मैम 5 टाइप। कौन कौन से? कौन कौन से? फिर कॉपी देखो, है ना। क्यों बच्चों? फिर कॉपी देखनी पड़ेगी ना, कॉपी ही देख देख के बता रहे हैं सब। नहीं मैम मैंने तो नहीं बताया। क्यों साकिब? 5 टाइप के स्पोर्ट्स हैं, वो स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? मैम नाम अजीब है, ध्यान में आ रहे। अरे ये भी कोई बात होती है कि बायो में नाम अजीब अजीब से इसलिए ध्यान नहीं आ रहे? इतने सिंपल तो नाम है, जू स्पोर है, प्लानो स्पोर, हिप्नो स्पोर, पोमेला स्टेज, एक ही नहीं। इसमें नाम में क्या डिफरेंस है? जब सोचो नाम नहीं लर्न हुआ है तो हिप्नो और पोमेला और एप्लानो में क्या डिफरेंस है ये पता है? एक आइनेट, हिप्नोस्पोर और प्लानोस्पोर में क्या डिफरेंस है? अरे मतलब पढ़ाई हो नहीं रही है, सिर्फ क्लास ज्वाइन होती है, पढ़ाई नहीं होती है। कि हिप्नोस्पोर, पोमेला स्टेज और एकाइनेट में क्या डिफरेंस है किसी को नहीं पता। कल क्लास ली गई थी, आज कुछ नहीं पता कि क्या पूछा है हमने, है केवल क्लास ज्वाइन हो रही है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। क्यों बच्चों? पोमेला स्टेज क्या होता है, एकाइनेट क्या होता है, ये इसमें डिफरेंस हमने बताया था। एकाइनेट और हिप्नो प्लानो जू स्पोर में क्या डिफरेंस है? ये बताओ, मोटाइल स्पोर कौन सा है? मोटाइल स्पोर कौन सा है? अरे ये भी नहीं पता कि मोटाइल, कल हम लोगों ने मोटाइल स्पोर बताया था, मोटाइल स्पोर कौन सा है? ये पता है कि नहीं पता है? जिस जो गति कर सकता है वो स्पोर कौन सा है? यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है? यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है? ये भी नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं तैयार किया गया है, सिर्फ ऐसे ही चल रही है मैम पढ़ाई। क्लेमाइडोमोनास। हाँ, क्लिमाइडोमोनास इतनी देर बाद देख देख के बताया है। नहीं मैम वो आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा, यूनिसेलुलर जो है मोटाइल क्लिमाइडोमोनास है, और क्लिमाइडोमोनास को मोटाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लिमाइडोमोनास उसमें को फिलैरिला प्रेजेंट होती है ना, इसलिए वो हाँ, गति कर और सकता है। गति कर सकता है। और ये जो कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनी भी गति करती है, तो उस कॉलोनियल एल्गी को क्या बोलते हैं? कॉलोनियल एल्गी जैसे यूलोथिक्स, उससे फिलामेंटस होता है। ये तो वो फिलामेंटस हो गई। अगर हम हाँ तो कॉलोनी की बात करेंगे तो कॉलोनियल बॉल कॉलोनियल वैक्स। बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स की कॉलोनी हॉलो बॉल होती है। इस हॉलो बॉल कॉलोनी को क्या बोलते हैं? हॉलो बॉल इस हॉलो इस हॉलो बॉल कॉलोनी को क्या बोलते हैं? मैम ये ध्यान नहीं रहा। सिनोबियम। जुल्फिकार क्लास में आ गए कि नहीं आए? देखो, हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं, एल्गी का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। असेक्सुअल मैम अभी नहीं आया रिप्रोडक्शन, जल्द बाजार। अलैंगिक रिप्रोडक्शन, फोन तो अभी करके कहाँ बैठ गए जाके। अलैंगिक रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन है। इसमें हम लोगों ने बाई हिप्नोस्पोर, बाई पोमेला स्टेज, बाई एकाइनेट पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोमेला स्टेज। अब हम लोग पढ़ेंगे पोमेला स्टेज। तो जब पोमेला स्टेज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है, हम लोग देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा बेटर ये रहता है कि जो चीज आपने पढ़ी है उस चीज को आप लर्न रखिए अच्छे से। हम सब चीज 10 चैप्टर एक साथ पढ़ लें और हमको 10 चैप्टर में से एक भी चैप्टर एक अच्छे से लर्न ना हो, तो हमारे वो 10 चैप्टर भी बेवकूफ़ी है पढ़ना। क्योंकि 10 चैप्टर हमने पढ़ लिया। हम अभी तो हमने ये सेल के बारे में पूछा है, मतलब समझ लो प्लांट किंगडम के बारे में। अभी हमने एनिमल किंगडम के बारे में पूछा ही नहीं जो पीछे पढ़ के आए हो। अभी हमने सेल के बारे में पूछा ही नहीं जो पीछे पढ़ के आए हो।
रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा ही नहीं जो पढ़ाया है हमने। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो जो चैप्टर हमने पढ़ाए वो भी हम पूछ ही नहीं रहे हैं, सोचो तब ये स्थिति है। अगर हम सारे चैप्टर का एक बार रिव्यू लेने लगे कि क्या तैयार किया तो क्या स्थिति होगी। फॉर्मूला स्टेज क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला स्टेज में हम लोगों ने देखा क्या कि अब फिर से डिफरेंस देख लो कि जूस्पोर मोटाइल है और पियर शेप है। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है और ओवल है, ठीक है। हिप्नोस्पोर में स्पोर वॉल थिक हो जाती है, हिप्नोस्पोर में स्पोर वॉल थिक हो जाती है, सेल वॉल थिक नहीं होती है, स्पोर वॉल थिक हो जाती है, ये है हिप्नोस्पोर। उसके बाद पॉमेला स्टेज अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक काइनेट में हमने कल बताया था, एक काइनेट में सेल वॉल ही थिक हो जाती है, बाकी और कुछ थिक नहीं होता। बात समझ गए? सेल वॉल थिक हो जाती है, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पॉमेला स्टेज, एक काइनेट। इसको बिल्कुल लर्न कर डालो कि हम लोगों का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एल्गी में पूछा जाता है तो एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पॉमेला स्टेज, एक काइनेट, जिसमें जूस्पोर केवल मोटाइल है, एप्लानो, हिप्नो, एकाइनेट, पॉमेला नॉन मोटाइल है। एप्लानो, हिप्नो, एकाइनेट, पॉमेला नॉन मोटाइल है। जूस्पोर 64 तक बनते हैं, 8 से 16 से 32 से 64 से 128 तक बनते रहते हैं, लेकिन एप्लानोस्पोर केवल 4 से 8, एप्लानोस्पोर केवल 4 to 8, हिप्नोस्पोर केवल सिंगल, पॉमेला स्टेज अभी नहीं पढ़ी है। एक काइनेट में केवल एक न्यूक्लियस प्रोटेक्टिव स्टेज में बना रहेगा, केवल एक न्यूक्लियस प्रोटेक्टिव स्टेज में बना रहेगा। हमने क्या कहा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें यूनिपेरेंटल है, किसी और के रिप्रोडक्शन की यहाँ पर नीड नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पॉमेला स्टेज, एकाइनेट आया। तो जब जूस्पोर आया तो जूस्पोर हुआ मोटाइल पियर से, एप्लानोस्पोर हुआ नॉन मोटाइल, हिप्नोस्पोर हुआ नॉन मोटाइल सिंगल बना। 16 से 64 से 128 तक बनते हैं। यहाँ पर केवल 4 से 8, यहाँ पर केवल सिंगल, यहाँ पर ग्रुप, और यहाँ पर केवल एक न्यूक्लियस सुरक्षित रहता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये डिफरेंसेस लर्न भी करने हैं। हमने बताया कल वाली बात को आज इसलिए रिपीट किया कि कल वाले का रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आया, तो हमको ये पता करना है कि अगर कोई मैम एक काइनेट में क्या होता है? क्या चीज? मैम एक काइनेट में कितना बनती? एक काइनेट में कुछ नहीं बनता है, एक काइनेट में सेल वॉल थिक हो जाती है, उस सेल वॉल के अंदर न्यूक्लियस सुरक्षित रहता है। एक काइनेट में सेल वॉल ये ऐसे थिक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस सुरक्षित है। और हिप्नोस्पोर में ये न्यूक्लियस सुरक्षित है, इसके चारों तरफ स्पोर वॉल थिक है। और एप्लानोस्पोर ये सब अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, यानी प्रतिकूल वातावरण में होते हैं। अनुकूल वातावरण में केवल ये होता है, बात समझ रहे हो? अनुकूल वातावरण में केवल ये है प्रतिकूल 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 प्रतिकूल, ये सब प्रतिकूल वातावरण में है, ठीक है। और प्रतिकूल वातावरण का मतलब खाना पानी प्रॉपर ना मिले तो वो वातावरण हो गया प्रतिकूल, खाना पानी ना मिले तो वो वातावरण हो गया प्रतिकूल। बात इतनी समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई? यस सर। ये समझ में आ गई, उसके बाद ये लर्न भी होनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ में आ गई, समझ में आने के बाद इसका लर्न होना भी जरूरी है। कि हम बात तो समझ में आ गई, पता लगा कल पूछा गया तो फिर हम देख देख के बता रहे हैं, तो देख के नहीं बताना है, हमको ऐसा लर्न करना है कि हमको याद रहे। हमने एल्गी को बताया था कि एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, यानी स्वपोषी होती है। तो ये बताओ कि एल्गी स्वपोषी क्यों है? एल्गी स्वपोषी क्यों है? और जिस समय रिप्रोडक्शन करते हैं उस समय क्या नहीं होता है और क्या चीज नष्ट हो जाती है? एल्गी स्वपोषी क्यों है? जिस समय रिप्रोडक्शन होता है उस समय रिप्रोडक्शन सिर्फ होता है, क्या चीज बंद हो जाती है और क्या चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है? यहाँ पर
बोलो बच्चों। अरे क्वेश्चन का आंसर देना है भाई कि एल्गी अगर सोपोसी है तो एल्गी सोपोसी क्यों है? क्योंकि मैम कुछ एल्गी अपने मतलब स्वयं से खाना बनाती हैं, इस वजह से। कुछ कुछ एल्गी, पूरी एल्गी सोपोसी है, सिर्फ एक एल्गी ऐसी है जो परपोसी है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना, मतलब आपने लर्न भी किया लेकिन उसमें एक आपको कंफ्यूजन हो गया। वो कंफ्यूजन क्या है? सारी एल्गी सोपोसी हैं सिर्फ एक सिफेल्यूरस को छोड़कर। बात समझ रहे हो? सारी ओके मैम। एल्गी सोपोसी हैं क्योंकि क्लोरोफिल उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, तो वो सोपोसी हैं केवल एक एल्गी को छोड़ के जिसका नाम सिफेल्यूरस है। और हमने जिस समय पढ़ाया था उस समय ये बात बताई है कि सोपोसी होने के बावजूद एक एल्गी परपोसी है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपवाद है। बात समझ में आ रही है? अगर हम कहते हैं कि सारी एल्गी सोपोसी है केवल एक एल्गी को छोड़कर, तो वो एक एल्गी कौन सी है? क्योंकि हम अगर हमको ये बात पता है कि प्लांट सोपोसी होते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम खुश हो जाएंगे कि प्लांट सोपोसी होते हैं कि परपोसी। तो हम ये सोचेंगे अरे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, प्लांट तो सोपोसी होते हैं, क्योंकि हमको ये बात पता है। लेकिन अमर बेल परपोसी होती है ये बात हमको नहीं पता है, और अमर बेल प्लांट ही है लेकिन है वो परपोसी, दूसरे पे यस मैम। जुड़कर ही ग्रो करेगी। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन में अपवाद आता है वही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। हमारे सब लोगों के पास नोटोकॉर्ड है, हम सब लोग बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन फिर एक जंतु ऐसा था जो हमारा मैमल होने के बावजूद अंडे देता था, और जो अंडे देता था वही क्वेश्चन बन गया कि ऐसा कोई मैमल बताओ, ऐसा कोई स्तनधारी बताओ जो एग लेइंग हो, ऐसा कोई स्तनधारी जो एग लेइंग हो उसके बारे में बताओ। तो अब वो क्वेश्चन बन गया कि स्तनधारी मैमल कौन सा है? तो स्तनधारी मैमल प्रोटोथीरिया है। बात समझ में आ गई? स्तनधारी मैमल प्रोटोथीरिया, ये बात समझ में आ गई? तो जो क्वेश्चन हमने पूछा एल्गी सोपोसी, आपने बताया सारी एल्गी सोपोसी, तो मेरा क्वेश्चन होगा किसी एक परपोसी एल्गी का नाम बताओ। मेरा क्वेश्चन किसी एक है लेकिन एक्चुअल में केवल एक ही एल्गी परपोसी है और वो है सिफेल्यूरस। हमने क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है। हमने पूछा कि एल्गी का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया, तो आप लोगों को बताना है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन पिगमेंट के बेस पे किया गया है, जबकि मेन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही एल्गी को क्लासिफाइड किया गया, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, बेसिलिडोफाइसी और साइनोफाइसी। बात समझ गए? अब ये फाइसी वर्ड कहां से आया? क्योंकि स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोटा बोलते थे, इसलिए वहां से ये फाइसी वर्ड आया है। हम फंजाई को माइसिटीज और माइकोटा बोलते हैं, और एल्गी को फाइकोटा बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो फाइकोटा से फाइसी वर्ड लेके आए हैं हम। बात इतनी समझ में आ रही है? बात इतनी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम। है ना? ये समझ में आ रही है, सिर्फ समझ में ना आए, ये लर्न भी हो जाए। मैम ये मतलब जो आपने रिव्यू वाला हाँ, बताया था, तो ये क्या वही है ना, चीज? रेड रेड रूट डिसीज जो करता है? हाँ, सिफेल्यूरस जो है वो रेड रॉड डिसीज कॉज कर रहा है, चाय की पत्ती में रेड रॉड डिसीज कॉज कर रहा है सिफेल्यूरस। और सिफेल्यूरस ही एक परजीवी एल्गी है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे अपवाद बहुत सारे आएंगे। जैसे हमने पूछा कौन सा स्पोर है जो नॉन मोटाइल है, हमको हमेशा पता है कि मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल केवल जो स्पोर, बाकी जितने स्पोर है सब नॉन मोटाइल है, और जितने में केवल दो ही स्पोर है, अप्लानो और हिप्नो। बाकी एक आइन्यूट तो अपने आप में सेल है, पोमेला अपने आप में सेल है। पोमेला में क्या होता है? म्यूसिलेजिनस बॉल है, इसके अंदर 1 से 2 से 3 से 4 से सब बंद हुए, और ये अपने आप म्यूसिलेज में बंद हो गए, फिर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 8 फिर म्यूसिलेज में बंद हो गए, फिर डिवाइड किए 1 से 2, न्यूक्लियस सब सुरक्षित रखे हुए हैं और ये म्यूसिलेजिनस बॉल में बंद है। जैसे मैम शादी हमारा वाला क्वेश्चन समझ आता लो। है, हाँ पूछो। मैम एक कौन सा स्पोन नॉन मोडाइल है, तो कौन कौन सा आंसर देंगे फिर? कौन सा स्पोन नॉन मोडाइल है वो। कौन सा? हाँ नॉन नहीं मोडाइल है पूछ, तो क्या आंसर देंगे फिर?
एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन बोलो फिर से। कौन सा स्पोर्न नॉन मोटाइल है? हाँ वही हम कह रहे हैं ना, हमने तुमसे क्वेश्चन 2 बार क्यों बुलवाया? कौन सा स्पर्म तुम बोल रहे हो, जबकि स्पोर है। स्पर्म मैम अपने स्पोर यहाँ बोला पर है बढ़, मैंने। हमको मैम स्पर्म स्पोर सुनाई बोला दिया। है, स्पोर। तो अब स्पोर बोला है तो सुनाई दिया, पहले स्पर्म सुनाई दिया था। कौन सा स्पोर नॉन मोटाइल है? तो एप्लानो स्पोर नॉन मोटाइल है, ठीक है। अगर एप्लानो एंड हिप्नो, जूस्पोर एंड हिप्नोस्पोर, एप्लानो हिप्नो एप्लानो एकाइनेट दिया, तो एकाइनेट स्पोर नहीं है। एकाइनेट पे कंफ्यूज मत होना, एकाइनेट स्पोर नहीं है। हम लोगों का एकाइनेट एक सेल है जो सेल सिस्ट का फॉर्मेशन करके प्रोटेक्ट कंडीशन में रखी हुई है, तो वो मैम सेल यही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आ गया कौन कौन से स्पोर नॉन मोटाइल है, तो क्या आंसर देंगे? सिर्फ 2 ही देने? अरे हम, ये क्वेश्चन आप क्या पूछ रही है, इसका आंसर तो हमने ऑलरेडी पहले दे रखा है कि एप्लानो और हिप्नो केवल नॉन मोटाइल हैं, क्योंकि यही दोनों स्पोर हैं, इन दोनों को स्पोर नहीं कहेंगे। आपने पूछा ओके कौन मैम, कौन बस। से, तो एप्लानो हिप्नो, बात समझ गए। और अगर आप पूछते कि कौन सा स्पोर नॉन मोटाइल है, तब हमने बताया कि ऑप्शन 2 तरीके से दिया जा सकता है। जू स्पोर के साथ एप्लानो लगा दिया जाए, एक आइनिट के साथ एप्लानो लगा दिया जाए, और एप्लानो को हिप्नो के साथ लगा दिया जाए, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। बात समझ रहे हो ओके। कि जब हम लोग कहते हैं यस ए मैम। एंड बी, बी एंड सी, बी सी, तो ये इस तरीके से हम लोगों के एक आइनिट को तो हम स्पोर कहेंगे ही नहीं। एक आइनिट तो अपने आप में सेल वॉल थिक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सेल वॉल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल वॉल थिक है। थिक होने के बाद, यहाँ थिक होने के बाद क्या कंडीशन आई कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो सिस्ट बनी है, ये सिस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, फूलेगी, फटेगी, और फटने के बाद बाहर निकलेगी, और बाहर निकल के जर्मिनेट करेगी। बात समझ गए? बात इतनी समझ यस गए? मैम। उसके उसके बाद पोमेला स्टेज आई, तो पोमेला स्टेज में म्यूसिलेजिनस बॉल होती है, म्यूसिलेजिनस बॉल होती है, ठीक, म्यूसिलेजिनस सीथ है। और म्यूसिलेजिनस सीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस सीथ का मतलब होता है म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग। बात समझ में आ गई? म्यूकस कोटिंग यानी म्यूकस की सीथ, म्यूकस की सीथ, इतनी बात समझ में आ गई? म्यूकस सीथ। अब ये जो चारों तरफ की सीथ है, ये क्या होगी? ये पूरा कवर्ड है, जब वातावरण अनुकूल होगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और फूल जाएगी, यानी जल अवशोषित करेगी। जल अवशोषित कर रही है, और अवशोषित करने के बाद फूल जा रही है, और फूल के फट जा रही है, फूल जा रही है और फूल कर फट जाती है, फट जाती है। बात समझ गए? फूल कर फट जाती है, इतनी बात समझ में आ गई? जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पोमेला स्टेज, एकाइनिट और पोमेला स्टेज, एकाइनिट और पोमेला स्टेज। इसके अंदर कई स्पोर के बॉल अपने आप में, साबूदाना सबने देखा है ना, साबूदाना, जैसे साबूदाने की खीर को मैम। फ्रिज में रख दो, तो साबूदाना का जो दाना होता है, क्रिस्टल होते हैं, वो कभी मेल्ट नहीं होते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो सर्कल सर्कल से नजर आते रहते हैं। अगर उनके हमने कई पीस बनाकर रख दिए हैं और उसको एक जैसे मंचूरियन बॉल डाल देते हैं ग्रेवी में, उस तरह डाल दो, तो जो बॉल है मंचूरियन के, वो एज इट इज रहेंगे। तो जैसे मंचूरियन की ग्रेवी एक म्यूसिलेजिनस सीथ, और मंचूरियन अपने आप में, मंचूरियन बॉल जो है वो अपने आप में पोमेला स्टेज का स्पोर। बात समझ गए? जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो मंचूरियन की ग्रेवी हट जाएगी और सारे स्पोर फ्री होकर अपने आप में डेवलप कर जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, यस मैम। ये तो अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सारी एल्गी क्लोरोफिलस है, सारी एल्गी क्लोरोफिलस है, सब एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करेगी और अपना फूड खुद बनाएगी। सब एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करेगी और अपना फूड खुद बनाएगी। तो उसके बाद हमेशा तो बनाती रहेगी नहीं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेरे अंदर होनी है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेरे अंदर हो जाएगी, हम फूड बना लेंगे, वो तो बात एक समझ में आ गई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई तो जैसे हम भी मैम हैं, नीचे, नीचे नीचे।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे हो गई और उसमें हमने फूड बना लिया, लेकिन उस फूड को हम स्टोर नहीं करेंगे अगर, तो वो कब तक मेरे पास कंटिन्यूटी में बनता रहेगा। हम कोई भी चीज लेंगे उसको स्टोर करना, हम खाना खाते हैं, करंट एनर्जी को लेते हैं, करंट एनर्जी के बाद जो बचती एनर्जी उसको स्टोर करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टोरेज। प्लांट भी बनाएगा, बनाने के बाद स्टोर करेगा, क्योंकि हर टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, बात समझ रहे हो। तो जो प्लांट बनाएगा अपना फूड, वो फूड होगा स्टार्च, और स्टार्च जो होगा और स्टोर होता है, स्टोरेज फूड जो होता है एल्गी का, स्टोरेज फूड जो होता है वो स्टोरेज फूड होता है पायरिनॉइड, पायरिनॉइड। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरिनॉइड प्रेजेंट इन वेयर, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बताना है एल्गी में। एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में, एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। और पायरिनॉइड क्या होता है, प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय, प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीट, बाय स्टार्च शीट, बात समझ गए। प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय कैमरा शिफ्ट स्टार्च करेगी। शीट, प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीट। इतनी बात समझ में आ गई। मैम थोड़ा ऊपर। ठीक है, यस सर। प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीट दैट इज नोन एज पायरिनॉइड। अगर कोई पूछता है कि एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल है प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च कवरिंग, यानी प्रोटीन इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीट दैट इज नोन एज पायरिनॉइड। बात समझ गए। ऑल एल्गी यानी सारी एल्गी क्लोरोफिलस होती हैं, इज इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल एल्गी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सारी एल्गी अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करेंगी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, केवल एक एल्गी को छोड़कर। और वो एल्गी कौन सी है, वो एल्गी है सिफेल्यूरस, दैट इज पैरासिटिक एल्गी। ठीक, कोई एल्गी खाई नहीं जाती है एक एल्गी को छोड़कर, जिसको उल्वा बोलते हैं, वो सलाद के रूप में खाते हैं हम लोग। एल्गी में असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक, फिलामेंटस एल्गी का नाम यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस एल्गी का नाम यूलोथ्रिक्स है। और एल्गी को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, इसीलिए एल्गी के क्लास का नाम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, बेसिलियो 11 क्लासेस हैं, जिसमें से 3 हम लोगों को पढ़ने हैं। क्लोरो लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट क्लास है एल्गी का, सबसे बड़ा क्लास है क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी दैट इज अ ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी दैट इज अ रेड एल्गी। ये 3 एल्गी के क्लासेस हम लोगों को पढ़ने हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, नोट करिए इसको। मैम ये फिलामेंटस एल्गी का नाम क्या बताया था आपने? अरे ये तो लिख चुके हो स्टार्टिंग में, यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस एल्गी है हम लोगों की यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दैट इज अ फिलामेंटस एल्गी। और बिल्कुल एल्गी और जितने भी क्लासेस हैं, कितना भी लर्न करो, धीरे 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 करके सब कुछ लर्न कर लेना है। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज ऑल्सो नोन एज एल्गोलॉजी। Algae is found in fresh water, marine water, salty water, deep sea, etc.
ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहां मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस और गंदगी थोड़ी सी रहती है। एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, यानी एल्गी को क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया गया है पिगमेंट के आधार पर। बस समझ गए, पिगमेंट के आधार पर एल्गी को क्लासिफाइड किया गया है। एल्गी शेप के और साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होती है। दैट इज, अगर एल्गी एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर एल्गी है, तो यूनिसेलुलर एल्गी है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। यूनिसेलुलर एल्गी में भी एक एल्गी है जो कि मोटाइल है, जिसके पास फ्लैजिला है, जिसके पास गति है, उस एल्गी को हम लोग बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। और ऐसी एल्गी जिसके पास गति नहीं है, जिसके पास फ्लैजिला नहीं है, उसको बोलते हैं क्लोरेला। उसको क्या बोलते हैं? क्लोरेला। उसके बाद हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि एल्गी का फिलामेंटस कौन सी है, यानी एक सेल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 साइकिल की चेन की तरह जो एल्गी बनी हुई है, दैट इज फिलामेंटस एल्गी। और अगर हम देखेंगे फिलामेंटस एल्गी को, तो वो है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, दैट इज अ फिलामेंटस एल्गी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉलोनियल एल्गी कौन सी है, तो कॉलोनियल एल्गी वॉल्वॉक्स है। वॉल्वॉक्स के परिधि पर, चारों तरफ परिधि म्यूसिलेजिनस का बॉल है, परिधि पर वॉल्वॉक्स लगे हुए हैं जिनका फ्लैजिला एक साइड मूव कर रहा है। वो कॉलोनी जल की धारा के साथ बहती है। कॉलोनी हॉलो बॉल की तरह है। इस हॉलो बॉल कॉलोनी को सीनोबियम कहते हैं। इस हॉलो बॉल कॉलोनी को सीनोबियम के नेम से जाना जाता है। एल्गी परजीवी होती है, जिस एल्गी का नाम सिफेल्यूरस है। ये चाय की पत्ती में रेड रॉड डिसीज कॉज करती है। अगर हम किसी एल्गी फिलामेंटस एल्गी का फिलामेंट देखेंगे, तो उसके ऊपर एक सेल होगी जिसको बोलेंगे एपिकल सेल, फिर बोलेंगे पूरी सेल को वेजिटेटिव, और लास्ट वाली सेल को बोलेंगे होल्ड फास्ट। लास्ट वाली सेल को बोलेंगे होल्ड फास्ट। और किसी एक वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उस वेजिटेटिव सेल चारों तरफ सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है। उसके जस्ट नीचे मिडिल लैमेला है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई है। उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा है जो कि प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन की बनी हुई है। उसके जस्ट अंदर प्रोटोप्लाज्म है जो कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में डिवाइड है। बात समझ गए? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड है। और इस साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है। उसका पूरा नाम पायरिनॉइड है। पायरिनॉइड का मतलब होता है प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च सीथ। प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च सीथ। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? यस मैम, यस मैम। आ गई। और ये बात अब लर्न भी हो गई होगी। हमने इतने धीरे से इतना एक एक पॉइंट को अच्छे से बताया है कि लर्न हो गई होगी। अगर लर्न करना चाहोगे तो हो जाएगी लर्न भी। बात समझ गए? उसके बाद जब हम एल्गी को देखते हैं, तो एल्गी थैलोफाइटा ग्रुप का है, जिससे कि इसमें बैग लाइक बॉडी है। ट्रू रूट लीफ स्टेम इसमें नहीं पाया जाता। ट्रू रूट लीफ स्टेम इसमें नहीं पाया जाता। बैग लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? इतनी बात सबको Yes, sir. क्लियर हो गई है? हो गई है? ये नोट हो गया है? ये Yes, नोट sir. हो गया है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाएंगे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का प्रेजेंट होगा ये हम लोग देखेंगे। अब हमको ये देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ मतलब समझ नहीं आया था कैसे वो बहुत हार्ड स्पेलिंग पढ़ेंगे।
अब जरा देखो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि सेक्सुअल का मतलब होता है बाइगैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है बाइगैमीट्स। गैमीट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट्स है। गैमीट्स हमेशा ये यहाँ पर जितनी भी एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, एल्गी हमेशा हम लोगों की कैसी है, गैमेटोफिटिक स्टेज इसमें डोमिनेंट है। गैमेटोफिटिक यानी हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है और एन कंडीशन डोमिनेंट स्टेज में आती है। टू एन कंडीशन बहुत कम समय के लिए आती है, ठीक। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स के थ्रू हो रहा है तो गैमेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। एनाइसोगैमस और ऊगैमस, बात समझ में आ गई। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो बेटा आइसोगैमस जैसा कि नाम से पता चल रहा है गैमेट सेम टाइप के होंगे, गैमेट सेम टाइप के होंगे तो आइसोगैमस। बात समझ गए। जब हम बना रहे थे स्पोर्स तो हम कह रहे थे स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजिया। जब हम स्पोर्स बना रहे थे तो हम बोल रहे थे स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजिया। तो जब बेटा गैमीट बनाएंगे तब हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे गैमीट बियरिंग बॉडी इज नोन एज गैमेटेंजिया। बात समझ रहे हो ना। जब हम स्पोर बियरिंग बॉडी को स्पोरेंजिया बोल रहे हैं तो गैमीट बियरिंग बॉडी को गैमेटेंजिया बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे बच्चों? यस मैम। अरे रिस्पॉन्ड करते रहो। जब हम स्पोर बियरिंग बॉडी को स्पोरेंजिया बोलेंगे तो गैमीट बियरिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, गैमेटेंजिया बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस मैम। स्पोर बियरिंग बॉडी स्पोरेंजिया तो गैमीट बियरिंग बॉडी गैमेटेंजिया हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? युग्मक हो गया धानी। ना, हैं? हाँ जो भी हो, मतलब हाँ हिंदी हमको नहीं मालूम है, गैमेटेंजिया बोलेंगे। गैमीट की हिंदी युग्मक होती है तो उसको युग्मक धानी बोलेंगे। लेकिन देखो युग्मक धानी याद करने से तो काम चलेगा नहीं, तो काम चलेगा हम गैमेटेंजिया याद कर लें तो हमको ये बात एक क्लियर हो जाएगी कि गैमीट जहां प्रेजेंट है वो गैमेटेंजिया है। जुल्फिकार, साकिब? यस मैम, जुल्फिकार नहीं आया है। और जुल्फिकार फोन तो हमको किया था। मैम मुझे भी कर रहा था कि क्लास ज्वाइन कर। देखो सेम टाइप ऑफ गैमीट यानी गैमीट अगर समान प्रकार के हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोगैमस। सेम टाइप ऑफ गैमीट यानी गैमीट समान प्रकार के हैं तो इसको बोलते हैं आइसोगैमस, ठीक। एनाइसोगैमस क्या है, डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोगैमस। तो इसमें मेल होगा पियर शेप, ये मेल है